Hello friends, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself Subhashi and I am going to teach you biology of class 12th. But चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे हमारे सिलेबस की। सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी चेंज हुआ है आफ्टर कोविड, लेकिन इस साल के जो सिलेबस है इसमें एक ब्रॉड लेवल पे चेंज आया है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो बिल्कुल डिलीट है हमारे सिलेबस से, बोर्ड एग्जाम से, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं चैप्टर में तो इंक्लूड है बट हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। आपने देखा भी होगा हमारा जो न्यू एडिशन की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें वो सारे चैप्टर पहले से ही डिलीटेड है, तो आपको उन सारे चैप्टर्स पे ध्यान देना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम है कि मैम ये चैप्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम बेसिकली बात करेंगे पहले सिलेबस की, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यू चैप्टर्स। बात अगर करें हम सिलेबस की, तो क्लास 12 का जो सिलेबस है इसमें हमारा जो पहला यूनिट है वो यूनिट है हमारी रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में कितने चैप्टर इंक्लूड है? बेसिकली 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तीनों ही चैप्टर को मिला के अप्रॉक्स नंबर ऑफ मार्क्स कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ मार्क्स आ रहे हैं नियर अबाउट 60 के। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों? फर्स्ट में आता है हमारा जेनेटिक, जो कि एक ब्रॉड लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें उसमें जाननी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले चैप्टर की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मोस्ट फेमस जो क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये तो हो गया शॉर्ट टाइप में। लॉन्ग टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में हम जब चैप्टर को डिस्कस करेंगे वहाँ एक एक टॉपिक को बाकायदा हम बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक माइंड मैप तैयार करना है कि क्या क्या चीज़ें हमें कंटेंट में पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन नाम से ही क्लियर है, हमें पढ़ना है कैसे है भाई जेनेटिक यानी हेरिडिटी और वेरिएशन कैसे हो रहा है। हमने क्लास 10th में कहीं ना कहीं इस चैप्टर को, अगर आपको याद हो तो क्लास 10th में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ों के अलावा जो चीज़ है, जो हमारे मेंडल साहब थे उनकी थ्योरी कहाँ कहाँ पे फेल हुई है, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमको पढ़ना है। और मार्क्स कंटेन करने वाला ये चैप्टर है सबसे ज़्यादा, नियर अबाउट 20 मार्क्स के चैप्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो बायोलॉजी है एंड ह्यूमन वेलफेयर है। बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या है कि बायोलॉजी किन टर्म में ह्यूमन की हमारी हेल्प कर रहा है, हमारे लिए अच्छा कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें डिपेंड हो रही हैं, चाहे हमारी दवाएं बन रही हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं वो बायोजेनेटिक का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ये 2 चैप्टर है, ये पूरे के पूरे हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है, याद करना भी है, साथ में समझते हुए भी चलना है। रिप्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एज इट इज़ फ्लो चार्ट के थ्रू हम बताएंगे, रट्टा मारने वाला कुछ नहीं है, हम बाकायदा उसको ट्रिक के थ्रू समझेंगे, निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कॉन्सेप्ट हमारी देखती है, हमारा बेसिक नॉलेज चेक करती है, वो सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर करके रिपीटेड हुए हैं, उनकी बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर आ रहा है, पहले चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है वो कहीं ना कहीं उसमें सारे प्रोसेस आ रहे हैं, कैसे नया चीज़ बन रहा है, कैसे बायोजेनेटिक का पार्ट क्या है, किस वजह से हमें इतनी डीपली इस चीज़ को पढ़ना है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमें जाननी है। नेक्स्ट हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये नियरली कंप्लीट कर रहा है हमारा कितना 10 मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है ग्राफ। ग्राफ से क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ग्राफ की प्लॉटिंग के टाइम किसके कौन से ग्राफ बनते हैं, सिग्मोइड कर्व वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, हमारी इकोलॉजी वाले यूनिट में। तो हमारा जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसमें जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उनकी हम बात करेंगे हमारी पहली क्लास में। लेकिन आपको इस माइंड मैप के अकॉर्डिंग अपना दिमाग भी फिक्स रखना है कि हमें क्या क्या चीज़ों पे थोड़ा फोकस डाल के, थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा के पढ़ना है, और क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो हमें पर्टिकुलरली 2 दिन 3 दिन के बाद रिपीटेड वे में पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो एक अच्छा स्कोर कर लोगे, ये मेरी गारंटीड है। ठीक, हमारा जो पहला है यूनिट वो है क्या, रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने बताया आपको 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है क्या, सॉरी रिप्रोडक्शन जो यूनिट है उसमें 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली ध्यान क्या देना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आने कहाँ से वाला है, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट, इनमें ही प्रोसेस होगी मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो वर्ड कहीं ना कहीं इन चैप्टर में रिलेट कर रहा है मेल से और मेगा वर्ड कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है फीमेल से। पहले से ही बता देते हैं, मेल के कंपैरिजन में चाहे फ्लावर हो चाहे ह्यूमन हो, मेल के कंपैरिजन में फीमेल में थोड़े ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें याद करनी है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टेप्स है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं वो फीमेल में बढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बाकायदा चीज़ें समझ पाओगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो मेल से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के क्या क्या टाइप्स है, क्या उनकी एजेंसीज है। अब फॉर एग्जाम्पल पॉलिनेशन का मतलब क्या है, पढ़ा होगा। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, एक से दूसरी जगह पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अब ये पॉलन ग्रेन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे। अब आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने अगर जाना है तो घर से तो निकलना पड़ेगा, तो उन पॉलन का घर क्या है, एंथर। ठीक, एंथर से जाके वो एग्जाम हॉल तक आप पहुंचोगे, वो आपका डेस्टिनेशन है। लेकिन पॉलन ग्रेन का डेस्टिनेशन क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, वहां तक वो जो पहुंच रहे हैं उनकी बेसिस पे बात होगी। आउटब्रीडिंग डिवाइस में क्या आएगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है, एक जो बेसिक चीज़ है कि जब बहुत ज़्यादा टाइम तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो उनमें क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड होते होते उनके जो सारे जीन होते हैं आपस में ही रह जाते हैं, कोई नया वेरिएशन नहीं आता। इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है वो हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस में। नेक्स्ट है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। कैसे पता चलता है कि ये जो पॉलन ग्रेन में, अगर फॉर एग्जांपल हवा में तो सारे पॉलन ग्रेन उड़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है। समझने वाली बात है ना, पॉलन ग्रेन के पास दिमाग तो है नहीं। अब हमें पता है कि हमारा सेंटर कहाँ है, हम वहीं जाएंगे, वहीं की बस पकड़ेंगे, लेकिन इन्हें कैसे पता चलेगा, तो इन्हें पता चलता है पिस्टल से। फॉर एग्जाम्पल मैंगो का अगर प्लांट है उस पर ग्वावा के अगर पॉलन आके रह रहे हैं तो क्या कोई ऐसा वेरिएशन होगा, क्या वहाँ पे मैंगो का ही प्लांट निकल पाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मैंगो को तो पता चल जाएगा कि ये उसका पॉलन ग्रेन नहीं है। अब ये पता कैसे चलता है, पॉलन ग्रेन के अंदर कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं जो पिस्टल से इंटरैक्ट करते हैं। अगर पिस्टल ने उनको कंफर्मेशन दे दी कि नहीं ये हमारा पॉलन ग्रेन है, तब जाके फर्दर जो फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगी। नहीं अगर बोलता है कि वो पहले ही मना कर दिया तो क्या होगा, आगे की कोई भी प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों बोला गया, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का रोल क्या है, बेसिकली डबल का मतलब 2 टाइम फर्टिलाइज होना, तो 2 टाइम फर्टिलाइज क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एग सेल होगा, उसकी फर्टिलाइज कौन कर रहा है फ्लावर को, पॉलन ग्रेन। तो ये हम जब चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका मतलब समझेंगे कि इनको डबल फर्टिलाइजेशन का नाम क्यों दिया गया। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो कैसे बना, ठीक है, एंडोस्पर्म, अब जब एम्ब्रियो बन रहा है तो उसको खाना भी तो चाहिए, वो खाना कौन दे रहा है, एंडोस्पर्म। लेकिन इस एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन होता है, वहीं पे पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन होता है एम्ब्रियो बनाने के लिए और एक फर्टिलाइजेशन होता है एंडोस्पर्म बनाने के लिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। सीड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। स्पेशल मोड, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस एंड डिस्पर्सल ऑफ एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी काफ़ी कोरिलेट है। चीज़ें एक डिफरेंट है, एक में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है और एक में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनता है। किसमें क्या बनता है ये कमेंट करना आप लोग, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ में ईजी भी है, क्योंकि हमारे लाइफ के बारे में हमसे बेहतर कौन जानता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मेल है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है,
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम बाकायदा स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हुए पढ़ेंगे, जो टाइप्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन है, ठीक, टेस्टिस का क्या काम है, ओवरी का क्या काम है, ये सारी चीज़ें हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जेनेसिस इज इक्वल टू फॉर्मेशन। ये तो कहीं पे भी लिखा रहे तो आँख बंद करके एक ही चीज़ मानना, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट्स का। स्पर्मेटोजेनेसिस किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का। oogenesis किसका फॉर्मेशन होगा, ओवा का, ठीक। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनमें ये इंपॉर्टेंट है और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनमें क्यों इंपॉर्टेंट, क्या पूछता है, आपके एनसीईआरटी में आपने देखा भी होगा कि एक बाकायदा एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल दिखाए गए हैं। इन्हीं लेवल से क्वेश्चन आते हैं, कौन से हार्मोन किस टाइम डिक्लाइन होते हैं और किस टाइम पीक पे होते हैं, ठीक, बात करेंगे चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, किसी को आइडिया है कोई बात नहीं, चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि अच्छा पहले जाइगोट बनता है या पहले एम्ब्रियो बनता है। पहले जो बनेगा वो होता है हमारा जाइगोट, ठीक है, जाइगोट से डेवलप होता है एम्ब्रियो, लेकिन डायरेक्ट नहीं डेवलप होता। जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक, डिवाइड होने के बाद वो बनाता है ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोमेयर से बनता है मोरुला और मोरुला से बनता है ब्लास्टोसिस्ट, देन एम्ब्रियो का प्रॉपर फॉर्मेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब जब एम्ब्रियो आके या ब्लास्टोसिस्ट आके हमारे यूट्राइन वॉल पे अटैच्ड होती है तो उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, पार्चुराइजेशन और लैक्टेशन, ठीक, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है। नेक्स्ट जो है वह हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ का मतलब, हेल्थ मीनिंग क्या है, अगर कोई दवा नहीं खा रहा है तो क्या वो हेल्दी है, बिल्कुल नहीं। आज के टाइम पे ऐसे लोग आई थिंक 10 में से 1 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हेल्थ की जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या है, मेंटल, सोशल, फिजिकल, हर तरह से फिट एंड फाइन होना। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप दवा नहीं खा रहे हो तो आप हेल्दी हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भले आप दवा नहीं खा रहे हो लेकिन आपके अब जैसे एग्जाम पीरियड आ रहा है, बच्चों के दिमाग में एक फोबिया भरा हुआ है, अरे मेरा एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, कैसा जाएगा, या अदर कोई फैमिली प्रेशर है उसका अलग डर रहता है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारे अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो पाते, वो जिस तरह से काम करने चाहिए, जितने अमाउंट में सीक्रेट होने चाहिए वैसा कुछ नहीं होता। इस वजह से आगे चल के हमें कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। आज के टाइम में मोस्टली इंडिया में डिप्रेशन जैसे चीज़ को लोग नज़रअंदाज करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये बहुत हाईली हमारे हेल्थ को डिनोट करता है कि इंसान हेल्दी नहीं है, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, आराम आराम से चीज़ों को पढ़ते जाओ, अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी रिप्रोडक्टिव के प्रोस्पेक्टिव से अगर कोई इंसान हेल्दी है, यानी उसके जो स्पर्म काउंट है वो जितने होने चाहिए अप्रॉक्स उतने हैं। नेक्स्ट, फीमेल प्रॉपरली उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस में हम पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STD, STD को हम कैसे रोक सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल एंड नीड एंड मेथड, ठीक है। बर्थ कंट्रोल, इंडिया की पॉपुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे को कि सबसे टॉप पे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या ये हमारे लिए सही है, बिल्कुल नहीं सही है। क्यों, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट से तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इनकम के या हमारी जो भी नीड है उनके रिस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं, नहीं। तो दिक्कत क्या आ रही है, जिसको जितने की ज़रूरत है उतनी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर में 10 रोटी बनी है और खाने वाले 20 लोग आ गए, सबको आधी आधी रोटी दोगे आप, लेकिन 50 लोग अगर आ गए तब क्या करोगे, दिक्कत होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो बर्थ कंट्रोल की रेट है उसको फिक्स करना ज़रूरी है। कंट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेडिकली कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं वो पढ़ना है। एमिनोसेंटेसिस
इन फर्टिलाइजेशन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अगर कोई कपल इनफर्टाइल है यानी वो बेबी नहीं कंसीव कर सकता तो उसकी क्या टेक्निक है, कैसे वो अपने आप को इस चीज़ के लिए फिक्स कर सकता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ना है। जिसमें आएगा हमारा IVF, IVF का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है जिफ्ट, ZIFT, जिफ्ट फॉर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट है गिफ्ट, गिफ्ट G फॉर यहाँ पे क्या है, गैमिट, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारा जो है वो यूनिट है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कैसे चीज़ें एक से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, साथ ही इनके अंदर क्या वेरिएशन आ रहा है। अब हमारे अंदर हमारे मम्मी पापा की बहुत सारी छवि होगी, मम्मी पापा की ना हो के कभी कभी नाना नानी दादा दादी की होती है, तो ये सारी चीज़ें एक से दूसरे जनरेशन में कैसे फ्लो कर रही है, ये होता है इनहेरिटेंस। अब हम हैं तो अपने मम्मी पापा के बच्चे, लेकिन क्या हम बिल्कुल कार्बन कॉपी है उनके? बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वेरिएशन है। यही चीज़ें हमें पढ़ना है इन चैप्टर्स में। अब क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेंडल साहब, ठीक है, इनके जो लॉ दिए थे, इन्होंने गार्डन पे प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया था, ठीक है, इसके क्या एडवांटेज थे, फिर इनका क्या ड्रॉबैक निकल के आया, कहाँ पे इनकी थ्योरी फेल हो गई, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ना है। इसके अलावा मेंडल की थ्योरी जहाँ फेल हो रही थी वहाँ पे आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल रिसेप्टर है, कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक। अब ये क्या है, प्लियोट्रॉपी, आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक एंड इनहेरिटेंस, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम, जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन का कैसे कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है, XX फीमेल, XY मेल, ये कैसे पता चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो डिप्लॉयड है, लेकिन हमारे जो गैमेट्स हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉयड है, तो ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में चेंज कैसे हुए, वो चीज़ें हैं। बर्ड्स एंड हनी बी, उनके बारे में पढ़ना, उनके अंदर कौन से गैमेट्स होते हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद है सेक्स लिंक, कौन कौन से डिजीज़ है जो सेक्स लिंक इनहेरिटेड है और कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो क्रोमोसोमल इनहेरिटेड है, ठीक है, ये दोनों की ही बात करना है, जिनमें है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और मेंडल डिसऑर्डर में पढ़ना है हमें थैलासेमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पढ़ना है क्या, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लेफ्नर सिंड्रोम। इनमें जो इम्पॉर्टेंट है वो हम स्टार बना रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेंडल के इनहेरिटेंस, ठीक है, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म और ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी नहीं, इतना सफिशिएंट है। ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन इन पे हमें फोकस थोड़ा ज़्यादा देना है क्योंकि रिपीटेड वे में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस किसकी बेसिस पे ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारे जीन कहाँ प्रेजेंट थे, DNA के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमें इस चैप्टर में पढ़ना है DNA। अब ये DNA की खोज कैसे हुई, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए, अब इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो हम बताएंगे आपको कि याद कैसे रखना है। इस चैप्टर में याद बस क्या क्या रखना है, साइंटिस्ट के नेम, उनके क्या एक्सपेरिमेंट थे और कौन से ईयर में किए गए थे, ये है। पहला है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड DNA और RNA दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन DNA को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी पे क्यों रखा गया, किसी को इसका आंसर पता है? पता हो तो कमेंट करना, नहीं तो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पे बताएंगे कि हम DNA को क्यों इतना भाव दे रहे हैं, RNA को क्यों साइड पे रखे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA, DNA पैकेजिंग। अब सोचो DNA हमारे इतने ज़्यादा हैं, ये रहते कहाँ हैं, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस तो सेल, अब हमारे सेल ही हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, सोचो उनके अंदर न्यूक्लियस रहता है तो न्यूक्लियस कितनी छोटू सा होगा, ठीक। अब ये DNA उनके अंदर है कैसे कैसे ये पैक्ड है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ DNA में। सेंट्रल डॉगमा,
डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। फिर है जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एट एक्सपेंड एंड रेगुलेशन, लैक ओपेरॉन, जीनोम एंड ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर इन सारे की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन और लैक ओपेरॉन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर 10 स्टार 50 स्टार जितना लगाना लगा लो, क्योंकि इनमें जो टॉपिक हैं, इनके जो पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वो सारे ही पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, इनको मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, 13 साल तक अकेले चलने वाला ये प्रोजेक्ट है। ट्रांसक्रिप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ ये पढ़ना है। लैक ओपेरॉन सिंपल है, जब हम पढ़ाएंगे तो चार्ट के थ्रू समझाएंगे, एक बार में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई। इवॉल्व तो चीज़ें हो रही है, हमारे पूर्वज बंदर थे, तो हम कैसे इंसान बने, क्या अंदर हमारे चेंजेस आए, कैसे इवोल्यूशन होता गया, कौन सबसे पहले आया धरती पे, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, इवोल्यूशन। एविडेंस क्या है और क्या उनके बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, जिसमें आएगा पैलेंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंस। अब ऑब्वियस सी बात है, हम हवा में सब कह तो दिए, प्रूफ भी तो चाहिए ना, तो ये प्रूफ कैसे प्रोवाइड हुआ, क्या इनके कितना ये हमारे लिए हेल्पफुल था, कितना हमें सिर्फ याद रखना है। ठीक है, कहने को तो हम कह देते हैं कि भगवान हमें धरती पे लाए, लेकिन इसका क्या प्रूफ है हमारे पास, नहीं। कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके ये समझाया कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है धरती पे, कैसे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो आए हैं। ठीक है, डार्विन कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एंड वेरिएशन, जिसमें पढ़ना है म्यूटेशन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। अब इतनी सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्या सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं, वही सेलेक्ट होगा जो उन क्वेश्चन को बाकायदा कर पा रहा है। तो इसी तरह इतनी सारी प्रजातियां हैं, लेकिन सेलेक्ट कौन होगा, जो हमारे सोसाइटी में या हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉपरली सर्वाइव कर पाएगा, वही सेलेक्ट होगा। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल, एडॉप्टिव रेडिएशन और ह्यूमन का एवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है एडॉप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन एवोल्यूशन दोनों ही। विंगबर्ग, जितने प्रिंसिपल हैं ये सारे इस चैप्टर के मेन हैं, यहाँ से लेके आप पूरा ले लो। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नहीं। ये एविडेंस किस बेसिस पे इम्पोर्टेंट था, डार्विन का क्या कंट्रीब्यूशन था, इसमें सिर्फ हमें पढ़ना है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमें पढ़ना है कि कैसे क्या क्या डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम है। ठीक है, इसमें याद रखना, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद खुद को डॉक्टर नहीं समझना है, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है। कभी कभी बुखार अगर हो गया कॉमन कोल्ड के वजह से, तो मलेरिया की दवाई नहीं खानी है हमें। ठीक है, सिम्टम भले ही सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको सेम बीमारी वही हो, इसलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। पैथोजन क्या है, कौन इस डिजीज़ को कॉज करने वाले हैं, पैरासाइट कॉजिंग ह्यूमन डिजीज़। ठीक है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ठीक, फाइलेरिसिस, एस्केरिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबियासिस और रिंगवॉर्म, ये सारी डिजीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसमें याद क्या रखना है, कौन से डिजीज़ जो है वो वायरस से फैल रहे हैं, कौन से डिजीज़ है जो कि हमारे बैक्टीरिया फैला रहे हैं, ये याद रखना है। इस चैप्टर में बेसिकली ग्राफ पे ध्यान देना है, चार्ट हम बनवाएंगे इस चैप्टर के लिए, कौन सी डिजीज़ है, क्वेश्चन यही पूछता है। अगर आपको MCQ टाइप क्वेश्चन दे देगा तो कोई एक ऐसा देगा जो बैक्टीरिया से कॉज होगा, बाकी जो होंगे वो वायरस से कॉज होंगे, तो हो सकता है वहाँ पे ऑड वन आउट करके क्वेश्चन पूछे, तो ध्यान देना है। देयर कंट्रोल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन का क्या कंसेप्ट है, कैंसर का क्या मतलब है, कैंसर कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, HIV और एड्स के बारे में, एडोलिसेंस, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़। आज के टीनेजर कहीं ना कहीं ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़र होते जा रहे हैं, क्यों, इसकी बेसिस पे हमको पढ़ना है।
और इसके क्या हमारी बॉडी में ड्रॉबैक हो रहे हैं वो पढ़ना है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में क्या है, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कैसे कैसे माइक्रोब, आप जो चीज़ खाते हो, ठीक है, वो चीज़ भी कई टाइप्स के होते हैं, ठीक, वो सारे चीज़ किस तरह से बनाए जाते हैं, उनमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, कौन से बेसिक एंजाइम होते हैं, कौन से फंजाई यूज़ किए जाते हैं, वो पढ़ना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एनर्जी जनरेशन, माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजेशन का क्या काम है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कैसे हुआ और उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया अपनाए गए। बात करें ये दोनों चैप्टर की, दोनों चैप्टर बहुत सिंपल है, ठीक है, बस याद करना है, और जो याद करना है वो कहीं ना कहीं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस पर कोई स्टार नहीं बनाया। नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। इसमें हमारे 2 चैप्टर इंक्लूड है, जिनमें है जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसके जो कुछ पॉइंट होंगे जब हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे वो पॉइंट कहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। इन दोनों चैप्टर में कंपेयर किया जाए तो ये वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ और एग्रीकल्चर में कैसे बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनी, अब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट कराया जाता है, वो जो इंसुलिन हम बाहर से इंजेक्ट करा रहे हैं वो कैसे बनाई गई उसके बारे में पढ़ना है। एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वगैरह का कुछ रोल है वो पढ़ना है। जीन थेरेपी के बारे में जानना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्यों बनाए गए, ये ह्यूमन के लिए कैसे हेल्पफुल हैं। बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक एनिमल का एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एडीए वाला, ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है, तो जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये है क्या। नेक्स्ट है बायोसेफ्टी इशू, बायोपायरेसी एंड पेटेंट। अब जितनी चीज़ें बन रही हैं, जो कंट्री बनाती है उस पर उसका पेटेंट उसके लिए साइन होता है, तो कभी कभी क्या होता है चोरी होने का खतरा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा है तो वो हमारा ही है, कोई से चुरा ले तो हमसे तो बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। राइस को लेके कुछ ऐसा हुआ था, तो वो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तब बाकायदा उसमें थोड़ा डीप जाके हम समझेंगे कि हुआ क्या था। और लास्ट है हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसमें जो आ रहा है वो है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्या रोल है, ठीक। इसके अलावा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपैरेटिव प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, डिफिनीशन तो याद हो जाती है लेकिन एग्जाम्पल नहीं याद होते। इस चैप्टर में एग्जाम्पल का खेल है, एक एग्जाम्पल दूसरा ग्राफ, ठीक। ग्रोथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, टॉपिक एक्सक्लूड, बाहर है, ठीक, नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है अच्छा, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर और रिस्पॉन्स एंड एबायोटिक फैक्टर एडाप्शन, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। ये सारी किसमें हैं, ये सारे ही टॉपिक एक्सक्लूडेड है, मतलब टॉपिक से बाहर कर दिए गए। इस चैप्टर से ये सारे टॉपिक हटा दिए गए। तो बुक में अगर ये टॉपिक है, आपके पास अगर ओल्ड बुक होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये टॉपिक होंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना इन टॉपिक्स पे, फालतू की चीज़ होगी, टाइम वेस्ट होगा जब आने ही वाला नहीं है। अभी हमारा फोकस क्या है, हमारे बोर्ड एग्जाम, जब ये सारी चीज़ें उसमें आने ही वाले नहीं है तो पढ़ के करेंगे क्या, ठीक। तो बस हमें ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एक ये याद रखना है और दूसरा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। लास्ट हमारा इसके बाद है क्या, इकोसिस्टम, और लास्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इकोसिस्टम की बात करें, कई सारे ग्राफ्स हैं, ठीक है, वो याद रखना है। बेसिकली आप टॉपिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब के बारे में पहले से जानते हो। ये सारे चैप्टर आपको रिलेट हो रहे हैं कहीं से, सारे ही क्लास 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा डीप जाके पढ़ना है। पैटर्न कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एनर्जी, कट क्या गया है, इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइकिल।
जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं था, ठीक है। पहले ही से ये सारी चीज़ें क्या हैं, कट है। फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, क्यों बनाई गई, नेशनल पार्क। आपको इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन पढ़ना है, किसमें किसमें क्या आते हैं, जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क, आपके बोटानिकल गार्डन, ये सारी चीज़ें किन में रखी गई हैं, ठीक है। जू वगैरह क्यों बनाए गए। इसके अलावा ऑर्गेनिज क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, रेड डाटा बुक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्यों बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है डे टू डे, ये पढ़ना है। और बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो बेसिकली यहाँ पे कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, इनके नंबर दिए हैं एनसीईआरटी में, वो नंबर एज इट इज़ हमें याद रखनी है। जब हम पढ़ाएंगे तो हम बेसिकली वहाँ पे ट्रिक बताएंगे कि हमने कैसे इनको याद किया था। ट्रिक आप चाहो तो आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बस हम चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब तक आप साथ देते रहना, जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे चीज़ें लर्न करना, एक्स्ट्रा उससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। इसी के साथ हमारे सिलेबस डिस्कशन का ये कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर होता है। हम बात करेंगे हमारे पहले चैप्टर की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए आप एक बार एनसीईआरटी प्लीज़ पढ़ लेना, और जो भी डाउट्स आते हैं मेरे समझाने के बाद वो सारे कमेंट करते जाना, ताकि मेरे को पता तो चले कहाँ पे आप फंस रहे हो। कोशिश करेंगे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए आपके। और इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।